हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिमेनिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है असेट्स। सो असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर और वर अक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। यानी कि कुछ ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो अब बिज़नेस के नाम पे हैं, बिज़नेस ने ओन कर रखे हैं उनको, और जिनको हमने एक्वायर किया था यानी कि जिनको हमने ख़रीदा था एक मेजरेबल यानी कि एक ऐसी टर्म पे जिसको आप मेजर कर सकते हो एट अ मनी कॉस्ट। किस टर्म्स में? आप मनी के टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हो। असेट्स कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आपके अभी यानी कि शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में काम आते रहते हैं। वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनसे आपके बिजनेस में पैसा बनाने में हेल्प होती है। फॉर सपोज़ अगर मान लीजिए मेरा कॉटन का काम है, तो कॉटन के काम के लिए मुझे मशीन्स चाहिए होंगी, उन मशीन्स को चलाने के लिए मुझे लैंड चाहिए होगी, बिल्डिंग चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, यानी कि वो मेरे पैसे बनाने की प्रोसेस में मेरी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, मेरे लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। असेट्स दो टाइप के होते हैं, करंट और नॉन करंट। जैसे कि लाइबिलिटीज़ पढ़ी थी, करंट और नॉन करंट। वो असेट्स जो 1 ईयर के अंदर यानी कि 12 मंथ्स के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो आपको इन कैश चेंज हो जाएं वो होती हैं आपकी करंट असेट्स, और जो नहीं हो वो होती हैं आपकी नॉन करंट असेट्स। जैसे करंट असेट्स के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कैश। कैश क्या है कि आप कभी भी उसको कैश में चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये एक एग्जांपल है। जैसे सपोज़ मान लीजिए अगर मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सपोज़ मान लीजिए मैंने 3 महीने के लिए की है, तो 3 महीने के बाद मैं उसको कैश के अंदर चेंज कर सकती हूँ। नॉन करंट में आते हैं आपकी वो चीज़ें, जैसे सपोज़ मान लीजिए लैंड है या बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी उन असेट्स में आती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है आपके पास फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में आते हैं आपके पास टैंजिबल, इनटैंजिबल एंड लिक्विड। अच्छा, टैंजिबल का मतलब क्या होता है? टैंजिबल असेट्स वो असेट्स जो आप छू सकते हैं, जैसे कि सेम लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, ये सारी चीज़ें आप छू सकते हो। इनटैंजिबल एसेट्स यानी कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उसको नहीं छू सकते ऑब्वियसली। आपने किसी चीज़ की ट्रेडमार्क करवा रखा है या आपके पास किसी चीज़ का कॉपीराइट है, आप उस चीज़ को नहीं छू सकते हो। और जैसे आपकी कंपनी की गुडविल है, ये सारे आपके असेट्स हैं, यानी कि आपके वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब वो होता है कुछ ऐसे असेट्स जो आप जब चाहे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो इन कैश। लिक्विड यानी कि वो उनको कैश में कन्वर्ट करने का आपके पास हमेशा ऑप्शन अवेलेबल रहता है, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो, आपके पास हमेशा उनको कैश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज़ रिसीप्ट्स। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज़ कॉल्ड अ रिसिप्ट। यानी कि जिस चीज़ का आप काम कर रहे हो, सपोज़ मान लीजिए मेरी बेकरी है और मैं बेकरी में ब्रेड बनाती हूँ, केक्स बनाती हूँ, पेस्ट्रीज़ बनाती हूँ, तो वो मेरी गुड्स हैं। अगर उनको बेचकर मुझे पैसा मिलता है तो वो मेरी रिसिप्ट्स होंगी। अब सपोज़ मान लीजिए कि जो मेरी बेकरी है वहाँ पे ओवन है, वो ओवन क्या है? मेरा असेट है। अगर मैं उस असेट को बेचती हूँ तो उससे भी मुझे पैसा मिलेगा, वो भी मेरी रिसिप्ट है। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो रिसिप्ट हो रही हैं मुझे, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस जिस चीज़ का है, अगर आपको उसके गुड्स या सर्विसेज बेचकर कुछ अमाउंट मिल रहा है या मिलने वाला है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब कि आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए बेकरी का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने अपना ओवन बेचा तो मेरा बिज़नेस ओवन बेचने का नहीं है, मेरा बिज़नेस है बेकरी का, जिसमें मैं ब्रेड्स और केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह बेचती हूँ। तो अगर मैं ब्रेड्स, केक्स या पेस्ट्रीज़ बेचती हूँ यानी कि गुड्स और सर्विसेज का बेचती हूँ, तो मुझे जो अमाउंट रिसीव होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा और उसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट में। इसके अलावा है एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और असेट्स इज कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर। यानी कि आप कुछ मनी यानी कि पैसा खर्च कर रहे हो, या फिर आपने बोला है कि उधारी पे लिया है, लायबिलिटी ली है आपने अपने ऊपर, किस चीज़ के लिए? कि आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं, या फिर आपने कुछ असेट्स खरीदे हैं, किस चीज़ के लिए? आपके बिजनेस के काम को आगे बढ़ाने के लिए।
सेम है इसमें एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि वो गुड्स और सर्विसेज जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जिन पे आप खर्चा कर रहे हो। सपोज़ बेकरी का बिज़नेस है और मैं अगर मैदा लेके आती हूँ, फ्लोर लेके आती हूँ, शुगर लेके आती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि यहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है। सपोज़ मान लीजिए कि मैं अपने काम के लिए ओवन लेके आ रही हूँ कि मैं इसके अंदर अपना बेकरी का सारा सामान रखूँगी, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है कि मेरा खर्चा है, मेरा पैसा गया है, लेकिन वो मेरे असेट्स में गया है, मेरे असेट्स में इंक्लूड होगा वो। लास्ट आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंडिचर है। जैसे सपोज़ मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे होर्डिंग्स लगी होती हैं, एडवर्टीजमेंट में पैसा देते हैं, और इस टाइम पे क्या हो रहा है कि पुराने पुराने एडवर्टीजमेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, वो कंपनीज़ सारा एक्सपेंडिचर यानी कि सारा जो खर्चा है अपनी सर्विसेज का, वो एक बार में मान लेती हैं। कि जैसे सपोज़ मान लीजिए कि एक एक्सपेंडिचर मुझे 10 लाख का पड़ रहा है, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा 10 लाख का है, लेकिन वो 10 लाख हर साल 1-1 लाख में डिवाइड हो रहा है। यानी कि मैंने एक कंपनी को ये बोला है कि मैं आपको पैसा दूंगी, यानी कि मैं खर्चा कर रही हूँ एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, लेकिन वो खर्चा 1 साल का नहीं है, वो 10 साल का खर्चा है। तो 10 साल बाद भी अगर मैं अपना होर्डिंग कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो मैं करूँगी, वरना 10 साल तक मेरा होर्डिंग पे खर्चा जाता रहेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर होता रहेगा मेरा। तो वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक एक्सपेंडिचर करते रहो। इसके बाद है एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पसेस। सपोज़ मान लीजिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि मेरा बेकरी का बिजनेस है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पस। अब जैसे सपोज़ मान लीजिए कि मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने ओवन में अपना ब्रेड डाला ताकि वो बेक हो जाए। अब ओवन को बेक करने के लिए क्या चाहिए, ओवन को ब्रेड बेक करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेरा एक्सपेंस है यहाँ पे, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से जो सपोर्ट करती हैं आपके प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोल लीजिए या प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज बोल लीजिए, फॉर सेलिंग पर्पसेस। अगर मेरा बेकरी का बिजनेस है और मुझे केक्स और पेस्ट्रीज़ बेचनी है, तो ऑब्वियसली मुझे उनको ठंडा रखना पड़ेगा या मुझे उनको बेक करना पड़ेगा। वो सब चलेगा कैसे, वो सब चलेगा मेरे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए मैंने कुछ चीज़ें रेंट पे ले रखी हैं, तो वो रेंट भी मुझे पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेलिंग पर्पसेस के लिए वो चीज़ें खरीद रखी हैं। वो कॉस्ट है मेरा, लेकिन सेलिंग पर्पसेस के लिए, तो वहाँ मेरा एक्सपेंस है वो। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप कुछ भी खर्चा कर रहे हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। और एक्सपेंस का मतलब है उस सामान को बनाने के लिए आप उस पर जो खर्चा कर रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए कि आपने ब्रेड खरीदी, तो वो आपका एक्सपेंडिचर है। अवन ख़रीदा, वो आपका एक्सपेंडिचर है। आपने सामान ख़रीदा, लेकिन उस सामान को बनाने के लिए, ताकि आप उसको आगे सेल कर पाएँ, सेलिंग पर्पज़ के लिए आपने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया कि वो बेक हुआ। फिर आपने उसको एक जगह पे स्टोर करने के लिए एक अवन यूज़ किया, एक यहाँ पे स्टोरेज यूज़ किया, तो वो यहाँ पे आपकी एक्सपेंसेस हैं। जैसे कूलिंग स्टोरेज यूज़ किया आपने, तो वहाँ पे आपका वो एक्सपेंस है, क्योंकि आपने सेलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द अकाउंटिंग टर्म्स। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड जो भी मैंने बोला है उसकी फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। थैंक यू।